स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्त ट्रांसफार्मर। ये कौन सी यूनिट होने वाली है? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, कई एग्जाम में पूछे गए सवाल है, इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर आप देखेंगे तो सभी जो क्वेश्चन है मेरा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पूछे गए सवाल हैं। दोस्त ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा आपको नहीं पढ़ना है मेरा भाई जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया सवाल, यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल। तो आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन टीएच में पूछा गया सवाल, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो जितने भी दोस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊंगा सभी जो है वो पूछे गए सवाल हैं। तो सुपर फास्ट तरीके से इस वीडियो को दोस्त कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जितने लोग लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए, ठीक है, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए मेरे भाई फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर उनको पीडीएफ चाहिए यूनिट वाइज मेरे भाई पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ऐसे ही दोस्त यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर दोस्त आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मान लीजिए ओनली डाटा चार्ज के माध्यम से दोस्त ये प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। कई यूनिट है मेरे भाई, ठीक है, 30+ यूनिट है जो कि मेरे भाई इस सभी यूनिट का दोस्त सोल्यूशन करवाना दोस्त असंभव है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले दोस्त ये आप जरूर कर लीजिए, पीडीएफ दोस्त लेकर आप सभी यूनिट को एक बार जरूर देख लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये छोटी सी जानकारी रही, आपको सीधा व्हाट्सएप में दोस्त आपको मैसेज करना है। ठीक है, ये दोस्त नंबर रहेगा 9238, ठीक है, 339143। दोस्त अगर आपको यूनिट वाइज पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीडीएफ बताया मेरे भाई कि आपका जितने भी क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस व्हाट्सएप पर दोस्त आपको मैसेज करना है। ठीक है, और ओनली डाटा खर्च के माध्यम से दोस्त आपको 19 रुपये में मेरे भाई ये सारी पीडीएफ यूनिट वाइज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप दोस्त साथ ही एमपी जीके की मेरे भाई अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टोटल 29 रुपये मेरे भाई चार्ज देकर आप दोनों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर कर लीजिए मेरे भाई, जो कि टेक्निकल आपका जो है वो 60% मेरे भाई आना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर कर लीजिए। पीडीएफ दोस्त अगर आपके पास रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी रही। जिनको दोस्त पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दोस्त आपको मैसेज करना है, और तुरंत जैसे ही आप दोस्त 19 रुपये दोस्त ऑनलाइन पेड करेंगे आपको हमारी टीम मेरे भाई, ये आपके लिए पीडीएफ दोस्त प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ के लिए मेरे भाई आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त मैसेज करना है। चलिए अब क्वेश्चन के सिलसिले में चलते हैं और क्वेश्चन को लगातार मेरे भाई सुपर फास्ट तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लासेस मेरे भाई होली की वजह से आपकी नहीं चल पाई, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, अब आज से दोस्त आपकी जो क्लास है लगातार दोस्त चलेगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला दोस्त ये यूनिट हमारा होने वाला है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मेरे भाई इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्त आपको देखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल है, ना कि दोस्त आपको ऐसे देखना है यूट्यूब के चक्कर में दोस्त आपको पड़े रहेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे करते रहेंगे तो आपकी जो एग्जाम की तैयारी है मेरे भाई वो बहुत ही, ठीक है, कम होगी। और जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो एग्जाम की तैयारी वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। ट्रांसफार्मर दिए गए भार रहित करंट पूर्ण भार करंट का लगभग कितना प्रतिशत है? चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर दिए गए भार रहित करंट पूर्ण भार, ठीक है, करंट पूर्ण भार करंट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये होता है मेरे भाई 2 से 4%। कितना होता है? 2 से 4%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दीजिए और इस चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन दोस्त आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी सभी के पास दोस्त इस वीडियो को भेज दीजिए और सभी लोग दोस्त जुड़ जाइए, और सुपर फास्ट तरीके से दोस्त आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, और दोस्त इसका आंसर बताइए। चलिए
बताइए इसका आंसर, ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है। मेरे भाई ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस है, घूर्णी है, विद्युत स्थैतिक है, अचल है, चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई अचल है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो अचल डिवाइस होती है, क्योंकि मेरे भाई ट्रांसफार्मर को एक जगह क्या कर दिया जाता है, एक जगह मेरे भाई ट्रांसफार्मर को फिक्स किया जाता है, ठीक है। वो दोस्त ठीक है, चल डिवाइस नहीं है, अचल डिवाइस है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट में बताइए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। एमपी लाइन मैन में पूछा गया सवाल है। बोला गया ट्रांसफार्मर एक स्थिर खाली स्थान उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर खाली स्थान उपकरण है, तो शक्ति उपकरण है। कौन सा है, शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में दोस्त बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के स्थिर उपकरण है, अर्थात यह एक प्रकार स्थैतिक युक्ति है। कौन सी युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है। अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो एक क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चन दोस्त कवर होते हैं, इसलिए दोस्त आपको सॉल्यूशन भी देखना है, ठीक है। जिसमें शक्ति का बदलाव नहीं होता है, यह वोल्टेज को घटाने तथा बढ़ाने का उपकरण है। क्या करने का, वोल्टेज घटाने और बढ़ाने का दोस्त ये उपकरण है। कौन है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। एक हमारे पास होता है मेरे भाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी दोस्त हम उसको बोलते हैं स्टेट अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। उससे क्या किया जाता है, वोल्टेज को मेरे भाई बढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक होता है मेरे भाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उसके द्वारा क्या होता है कि वोल्टेज को मेरे भाई क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बोला गया है आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली स्टैटिक उपकरण को खाली स्थान कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एसी सर्किट को से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टैटिक उपकरण को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, एसी को एसी में मेरे भाई ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टैटिक उपकरण को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके द्वारा वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा। अगला सवाल दोस्त ऐसा है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जामों में दोस्त पूछा गया है। एमपी लाइनमैन में तो लगभग दोस्त 2-3 बार पूछा गया सवाल है ये, और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। बोला गया ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का मेरे भाई मुख्य कार्य हमने अभी बताया आपको। क्या होता है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य, क्या आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, 50-60 है तो मेरे भाई 50-60 रहेगा। और शक्ति, शक्ति यानी पावर में कोई भी परिवर्तन नहीं करता, लेकिन वोल्टेज में परिवर्तन करता है। किस में करता है मेरे भाई, अभी पिछले क्वेश्चन बताया, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज में वृद्धि या कमी लाना क्या कहलाता है, ये ही हमारा ट्रांसफार्मर का कार्य है। क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य मेरा भाई क्या है कि शक्ति, आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज में वृद्धि या कमी करना, है ना, लाना क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। कई एग्जाम पूछा गया सवाल है और एमपी लाइनमैन में भी पूछा गया सवाल है 2017 में। चलिए इसमें बोला गया है 200 वोल्ट, ठीक है, 10:1 अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। मेरे भाई ये बताना है आपको क्या होगा। चलिए क्या किया जाता है कि 200 वोल्ट 10.1 टन अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा मेरे भाई,
ये होगा कि प्राथमिक जो है प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। क्या होगी? प्राथमिक वाइंडिंग हमारी जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए जो ये क्लासेस दोस्त आपके लिए करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए दोस्त रामबाण होने वाली है, इम्पॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। आप इन सभी क्लास को अगर आप ईमानदारी के साथ देख लेते हैं और आप एग्ज़ाम देते हैं तो फिर दोस्त आपको कमेंट करना है आपका एग्ज़ाम कैसे गया। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा। इसमें आपको अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे मेरे भाई जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि आपके ऐसे क्वेश्चन मिले जो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। आपके लिए दोस्त फालतू टाइम, ठीक है, ख़राब करूँ, इसलिए मेरे भाई आप ज़रूर मेरे ऊपर भरोसा रखिए। हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आपको अच्छा से अच्छा मेरे भाई कंटेंट दे सकूं, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई इम्पोर्टेंट हो सकें। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, निम्न में से कौन सा उपकरण आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है? हमने अभी दोस्त बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। ये करता है परिणामित्र, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं इसका? क्या है? परिणामित्र। परिणामित्र को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये भी दोस्त आप याद रखिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग दोस्त कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर मेरे भाई सभी लोग कमेंट कीजिए। मेरे भाई इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो कैसा उपकरण है मेरे भाई? ट्रांसफार्मर एक कैसा उपकरण है, हमने अभी बताया। आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। आप देख रहे हैं मेरे भाई ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही मेरे भाई उसकी जो परिभाषा है, किस किस तरह से मेरे भाई सवाल बन रहे हैं आपके, सवाल को कैसे घुमाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है, कैसे मेरे भाई घुमा फिरा के दोस्त आपसे पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मेरे भाई वही चीज़ें हैं, लेकिन जो सवाल है मेरे भाई, ठीक है, वो शब्द है मेरे भाई, वो घुमा फिरा के दोस्त आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है दोस्त, आप ध्यानपूर्वक दोस्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद ही दोस्त आपको आंसर लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिए। जो सवाल है दोस्त वो एक प्रकार से नहीं पूछा जाता, सवाल सेम है लेकिन दोस्त उसको इरा फिरा के मेरे भाई पूछा जाता है, मतलब उसको घुमा दिया जाता है इतना कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद आंसर बताना है। तो आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। चलिए इसका आंसर सभी लोग मेरे भाई कमेंट कीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है? मेरे भाई आपका जो क्वेश्चन है, कई बार दोस्त आपका जो शब्दों का खेल रहा है, ठीक है, मेरे भाई आपको घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन दोस्त पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या होगा? ट्रांसफार्मर। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। बोला गया है रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है, ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है? चलिए रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है, जो ट्रांसफार्मर होता है अगर हम उसको रिवाइंडिंग का मतलब ये है कि उसको हम दूसरे बार दोस्त वाइंडिंग करें, यानी ठीक है, रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो अपेक्षित मान से क्या होता है? थोड़ी कम होता है। ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है मेरे भाई? वाइंडिंग में नमी है, ठीक है, वाइंडिंग में नमी है, यानी वाइंडिंग में नमी के कारण ये चीज़ होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रेरक नियामक किसका एक विशेष प्रकार है? प्रेरक नियामक किसका एक विशेष प्रकार है?
तो प्रेरक नियामक मेरे भाई किसका विशेष प्रकार है? ट्रांसफार्मर का। किसका है? ट्रांसफार्मर का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है? लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है मेरे भाई, ये चीज़ आप बताइए। लघु ट्रांसफार्मर यानी छोटे ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है? अभ्रक होता है, ठीक है, बटर पेपर होता है, वार्निश होता है, ठीक है, लिथाराइड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है बटर पेपर। क्या होता है? बटर पेपर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को खाली स्थान से बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को खाली स्थान से बढ़ाया जा सकता है। ये किससे बढ़ाया जा सकता है मेरे भाई, ये बताना है। तो ये बढ़ाया जा सकता है निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने, ठीक है, यानी निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसके आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। चलिए बताइए इसके आंसर क्या होगा। एक परिणाम मित्र यानी एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन में हमेशा है मेरे भाई, परिवेष्टन यानी वाइंडिंग में हमेशा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक उभयनिष्ठ चुंबक परिपथ होता है। क्या होता है? एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, यानी जो बाइंडिंग हमारी पहली रहेगी मेरे भाई, ये हमारी मान लीजिए सेकेंडरी बाइंडिंग, वो प्राथमिक बाइंडिंग हो गई, और ये हो गई हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग। लेकिन इसमें दोस्त कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं रहता, ठीक है, इसमें कनेक्शन नहीं रहता। इसके अंदर मेरे भाई क्या होता है? चुंबकीय परिपथ दोस्त जुड़ता है, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। क्या होगा मेरे भाई? कई एग्जामों में पूछा गया सवाल है, और इसका आंसर दोस्त आप बताइए क्या होगा। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन से परिणाम मित्र का आकार अधिकतम होगा? चलिए ट्रांसफार्मर कौन सा अधिकतम आकार होगा? तो ये होगा मेरे भाई, ये दिया गया है कितने हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का दिया गया है, ये 100 हर्ट्ज, और ये 25, और ये 60, और 1 kV ये दिए गया है। लेकिन जो कम हर्ट्ज का होगा वही दोस्त सबसे बड़ा आकार होगा, ठीक है, यानी 1 kVA, ठीक है, 1 kVA 25 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए मेरा भाई, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, और एलपी सीबीडी 2 में पूछा गया सवाल। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है मेरे भाई, वो नियम पर आधारित है, फैराडे के नियम पर। कौन से नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर मेरे भाई ये आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहे हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को मेरे भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उस चालक में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ पैदा हो जाती है। क्या होती है? ईएमएफ मेरे भाई ये पैदा हो जाती है, तथा विद्युत, है ना, विद्युत धारा भी बहती है, प्रेरित धारा तक बहती है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो जाए। ये चीज़ याद रखिए आप, और इसका आंसर दोस्त बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, ठीक है, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल। स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत खाली स्थान में प्रयुक्त होता है। स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत मेरे भाई ये होता है ट्रांसफार्मर में। किसमें? ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स खाली स्थान पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स, कौन? लीकेज फ्लक्स खाली स्थान पर निर्भर करता है।
तो ट्रांसफार्मर के लीकेज जो फ्लक्स है वो निर्भर करता है मेरे भाई लोड करंट पर। कहाँ निर्भर करता है? लोड करंट पर मेरे भाई ये निर्भर करता है। ठीक है, कहाँ निर्भर करता है? लोड करंट पर। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 250 सेकेंडरी टर्न्स और 50 सेकेंडरी टर्न्स वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या है? तो फ्लक्स का अधिकतम मेरे मान होगा, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, 0.027, ठीक है, वेबर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इसको मेरे भाई आप कैसे हल करेंगे ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें जैसे हम दोस्त ये पुट करेंगे ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये चीज़ आप सल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। किसी परिणामित का प्रेरणी के प्रतिघात किस प्रचालन पर निर्भर करता है? किसी परिणामित यानी ट्रांसफार्मर का प्रेरणिक प्रतिघात किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? ये करता है क्षरण अभिवाह में। कहाँ क्षरण अभिवाह? यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि I2/I1 बराबर 2 और E2 बराबर 100, E1 बराबर होगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा सवाल है, ठीक है, LPCV2 में पूछा गया सवाल है, इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई E1 है ना, E2/E1 बराबर N2/N1। तो ये हमारा जो फार्मूला है दोस्त, इसको हम लगाकर इस मान को मेरे भाई ले आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई सल्यूशन करने में थोड़ी दोस्त टाइम लगेगी, इसलिए दोस्त आपको सल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम है बहुत कम है। क्वेश्चन का रिवीजन करिए और ये जितने भी फार्मूले हैं दोस्त आपको लिख लेना है। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न वोल्टेज किसके रूप में दिया जाता है? तो ये मेरा भाई किसके रूप में दिया जाता है? ये दिया जाता है V1/N1, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न्स की अनुपात क्या होगी? तो प्राथमिक टर्न्स के अनुपात के लिए हम दोस्त ये फार्मूला यूज करेंगे। हम प्राथमिक टर्न्स के लिए क्या करेंगे? N1/N2 बराबर V1/V2। ये मेरे भाई हमें फार्मूला यूज करना है। तो हमें करना क्या है? 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट। तो N1 जो हमारा है वो है मेरे भाई 200, ठीक है, और N2 की बात करें तो 400, यानी 400 मेरे भाई ये हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के टर्न अनुपात हमें आउटपुट के ट्रांसफार्मर यानी आउटपुट हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 2 0 2 0 ख़त्म, यहाँ से मेरे भाई ख़त्म, यानी 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 मेरे भाई ये आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा, यानी 1:1 मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए इनपुट और, ठीक है, 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न की अनुपात क्या होगी? तो ये हमारी आ जाएगी प्राथमिक टर्न का अनुपात 1:2, ठीक है, क्योंकि ये दुगना है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया है किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात आवश्यक खाली स्थान होगा, कितना होगा? बोला गया है 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन, हमें क्या करना है? स्टेप डाउन यानी क्या करना है? 220 वोल्ट जो हमारे पास वोल्टेज है उसको घटाकर हमें करना है 24 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात आवश्यक ही होगा, कितना होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 0, ठीक है, 109। क्या होगा? 0.109, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसको आप कैसे निकाल पाएंगे ये देख लीजिए। सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो इसको आप निकाल पाएंगे मेरे भाई। स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन करना है तो हमें ले लेना है V2/V1, ठीक है, वोल्टेज में, और N2/N1 ले लेना है, ठीक है, ये चीज़ें। यानी V2 हमारा जो है स्टेप डाउन करना है वोल्टेज जो है
आउटपुट वोल्टेज है, यानी आ जाएगा 24 बटा मेरे भाई 220। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 0.109। ठीक, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। 300 kVA, ठीक है, 6600 वोल्ट प्रति 440 वोल्ट 50 डेल्टा स्टार कनेक्ट फेज ट्रांसफार्मर प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। इनमें से वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः है। टर्न की संख्या हमें बताना है, तो टर्न की संख्या मेरे भाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला फार्मूला दोस्त लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला, ये वाला मेरे भाई आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। P1 बराबर, ठीक है, P1 बराबर मेरे भाई V2/T। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से P1 क्या आ जाएगा मेरे भाई 440 लिखा गया है। ठीक है, 440 7.9। इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा ये 55। कितना आ जाएगा 55। तो ये वाला दोस्त फार्मूला आपको दोनों में लगा देना है। आपका ये जो, ठीक है मेरे भाई, ये जो टर्न की संख्या पूछी गई है ये आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 55 और 835। तो ये वाला फार्मूला आप लिख लीजिए। अगर आपसे टर्न पूछा जाए तो P1 बराबर V2, ठीक है, बटा T, ये वाला फार्मूला दोस्त आप लिख लीजिए। जैसे ही दोस्त आपसे क्या पूछा जाए, टर्नों की संख्या पूछी जाए, तो आपको ये वाला फार्मूला दोस्त लगा देना है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो ट्रांसफर टर्न वोल्टेज, ये वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला दोस्त आपको फार्मूला लगाना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इसमें बोला गया है एक 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीय पर 40 चक्कर है। प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50-60 सप्लाई से जोड़ा या द्वितीय के वोल्टेज और करंट क्या है। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा मेरे भाई, हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, इसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा V2 बराबर मेरे भाई V1 बराबर N2/N1। ये वाला फार्मूला दोस्त हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाकर दोस्त हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज के लिए हमारा ये फार्मूला लगेगा, और करंट की बात किया जाए तो ये वाला हमारा फार्मूला लगेगा I2 बराबर P/V। क्या लगेगा, I2 बराबर P/V, ये हमारा लगेगा करंट के लिए, और ये हमारा लगेगा वोल्टेज के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सोल्यूशन में देखेंगे तो ये सभी सोल्यूशन दिया गया है। जैसे ही आप दोस्त इसमें फार्मूला पुट करेंगे ये आपका आंसर दोस्त आ जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला क्या गया है, यदि प्राथमिक कॉइल्स में 3 लूप हैं और द्वितीयक कॉइल्स में 30 लूप हैं तो वोल्टेज खाली स्थान है। यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप हैं और द्वितीयक कॉइल में 30 लूप हैं तो वोल्टेज कितना होगा। तो मेरे भाई वोल्टेज जो है वो क्या होगा, वोल्टेज होगा मेरे भाई 10 गुना स्टेप अप होगा। क्या होगा, 10 गुना मेरे भाई स्टेप अप होगा। ठीक है, यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप है और द्वितीयक कॉइल में 30 लूप है तो वोल्टेज क्या होगा, 10 गुना मेरे भाई स्टेप अप होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है MPTO में भी पूछा गया सवाल, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वेंडिंग यानी वाइंडिंग 240 वोल्ट की आपूर्ति के साथ संयोजित है। प्राथमिक द्वितीयक घूर्णों का अनुपात 1.4 है, तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा। मेरे भाई द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। 1:4 में विभाजित किया गया है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्त आपको ये फार्मूला दोस्त बताया गया था N1/N2। ठीक है, ठीक है, N1/N2 ये हमारा, ठीक है, फार्मूला होगा। हमें निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए V2 बराबर दोस्त आ जाएगा N2/N1 गुणे V1। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे N2/N1, इसका जो अनुपात दिया गया है, टर्न का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1:4। ठीक है, 1:4 दिया गया है, तो एक हमारा हो जाएगा, यानी N2 का मान कितना दिया गया है, N1 और N2। तो N2 का मान दिया गया है मेरे भाई 4 और N1 का मान दिया गया है 1, और गुणा कर देना है। V1 का मान दिया गया है वोल्टेज 240 दिया गया है, 240 लिख लेना है दोस्त आपको।
और जैसे ही आप दोस्त इसको हल करेंगे, ठीक है, जैसे मेरे भाई इसको आप हल करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से दोस्त आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, इसमें इसको गुणा कर देना है आपको। तो 0 4 चौको 16 और 4 दूना 8 1 9, यानी 960 इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब आ जाएगा। क्या होगा? 960। 960 मेरे भाई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो मेरे भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन बच्चे हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो थोड़े से दोस्त एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। अगर दोस्त आपको लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्त आपको यूनिट वाइज पीडीएफ चाहिए, इसी तरह से मेरे भाई आपको पीडीएफ चाहिए P/Q, जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कम टाइम है और सभी यूनिट का दोस्त आपको रिवीजन कर लेना है। 30 से प्लस दोस्त आपको यूनिट दी जाएगी, ठीक है, ओनली डाटा चार्ज के माध्यम से 19, ठीक है, 19 रुपये जैसे दोस्त आप पेड करेंगे, ये आपकी दोस्त जो, ठीक है, यूनिट वाइज पीडीएफ है दोस्त आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 30 प्लस यूनिट्स में रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई एग्जाम पूछे गए सवाल हैं, और क्वेश्चनों की संख्या दोस्त काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है 92 38 33 91 43। इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है। हमारी टीम दोस्त आपसे बात करेगी और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ दोस्त आपकी, जैसे दोस्त आप 19 रुपये पेड करेंगे डाटा चार्ज, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर दोस्त भेज दी जाएगी, और दोस्त आप सभी यूनिट का पीडीएफ दोस्त आपके पास होगी। आप जितने टाइम दोस्त पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, सभी यूनिट दोस्त आपके पास हो जाएगी। और बेनिफिट ये है कि दोस्त अगर मेरी क्लास ये सभी यूनिट दोस्त कवर नहीं होती है, तो आप दोस्त को सिलेबस जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी दोस्त बेहतर रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी है मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।